a big organization. Talk about a joint stock company. Now, since the joint stock company is it's an artificial person. Partial succession तो बाद में आता है. It's an artificial person as per our knowledge. Obviously, since it is exposed to general public, public involvement is there, and through elected representatives, it is run by a certain group of business association or a business family, you can say, or a big organization. What actually happens is public money is involved. Now, since public money is involved, Companies Act is very stringent or very rigid about how that money is to be used. Since public money is being used by these organizations, they are accountable to the public. And since they are accountable to the public, कुछ norms हैं, कुछ requirements हैं जो इनको fulfill करनी पड़ती है. एक requirement हम वहीं से आगे बढ़ा रहे हैं आपके discussion को. एक requirement है वो ये है public exposure of the books of accounts. इनको अपनी books of accounts को publicly expose करना पड़ता है. कोई secrecy नहीं रहती है. Transparency को maintain करने के लिए ऐसा इनको करना पड़ता है. अब जब ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने की बात आती है तो चाहे इनके जो भी स्टेटमेंट्स हैं, चाहे वो ट्रेडिंग हो, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है या फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट है, ये सब बनाना तो मैंडेटरी है ही है. इसको पब्लिकली इनको पब्लिश भी करना पड़ता है थ्रू एनुअल रिपोर्ट. ठीक, इतनी बात हम सबको बताती, कोई भी स्पेशल बात मैंने आपको नहीं बोली है. अब इसके ऊपर एक और डॉक्यूमेंट है, एक और एनेक्शर है जो मैंडेटरी है इन सब पब्लिक जॉइंट स्टॉक कंपनीज के लिए कि उसको पब्लिसाइज करें अलोंग विथ ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट. वो क्या है? वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट. सबको पता है. अब कैश फ्लो स्टेटमेंट आज से 20-22 साल पहले की बात बता रही हूं मैं आपको. आपका हर कंपनी का अपना खुद का फॉर्मेट था. तब तक कंपल्शन नहीं था. 2001 में इसको कंपल्सरी करा गया है. तो उसके पहले कंपल्शन नहीं था. It was definitely prepared by these organizations, but since it was not mandatory, सबका अपना एक तरीका था कर उसको प्रेजेंट करने का. कोई एक सेट फॉर्मेट या यूनिफॉर्म उनके ऊपर मैंडेशन नहीं लागू होता था. 2001 के बाद क्या हुआ? कंपल्सरी हो गया इन ऑर्गेनाइजेशंस को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के संग अपनी रिपोर्ट में एक एनेक्शर और ऐड करना. वो एनेक्शर था कैश फ्लो स्टेटमेंट का. अब कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? कैश एंड फ्लो दो चीज को अगर स्प्लिट करें, एक स्टेटमेंट जो कैश को फ्लो को बता रहा है. कैश फ्लो मींस ईदर इट इज इनफ्लो और इट इज आउटफ्लो. कोई स्पेशल बात नहीं. पर व्हाट इज कैश? तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के तहत कैश मींस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. नाउ कैश तो समझ में आ रहा है, बट व्हाट इज कैश इक्विवेलेंट? पॉइंट टू बी एम्फसाइज्ड ऑन. इट इज बेसिकली क्या बताइए? इट इज डिमांड विद द बैंक. दैट इज बैंक से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, चाहे उसको आप चेक का बात करो, चाहे आप डिमांड ड्राफ्ट की बात करो. और हाँ, और उसके बाद एक चीज और आती है उसमें. नहीं, ओडी नहीं ऐड लीजिएगा, ओडी मत लीजिएगा वहां पर. हाँ, ओडी नहीं आएगा. अब उसके बाद जो आता है वो है मार्केटेबल सिक्योरिटीज, वेरी शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड सिक्योरिटीज, जिसको आप इजिली कैश में कन्वर्ट कर सकते हो. ये बात तो क्लियर हो गई. अब कैश बात क्लियर हो गई. फ्लो मींस या इनफ्लो या आउटफ्लो. अब इनफ्लो और आउटफ्लो को अगर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में आप बोलोगे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इसमें और एक कैश बुक में क्या अंतर है? कोई तो अंतर होगा. भाई कैश बुक में भी सारा इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज हम रिकॉर्ड करते हैं, सारे रिसिट्स रिकॉर्ड करते हैं, सारे पेमेंट्स रिकॉर्ड करते हैं. यहां पर भी इनफ्लो मींस अंदर आना, आउटफ्लो मींस बाहर जाना, तो उसको रिकॉर्ड करना है. तो पर हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अ कैश बुक? होती है वो पर्सनली होती है. नहीं, ऐसा कुछ नहीं. हर कंपनी इसको कैश बुक तो मेंटेन
कंप्लीट करना ही है। समथिंग डिफरेंट। मैम वो जो आइटम्स होते हैं, नंबर ऑफ आइटम्स के बिहाफ पे डिफरेंसेस होते हैं। जैसे कि कोई फाइनेंशियल लॉस है तो उसको हम वहाँ पे दिखाते हैं, बट कैश बुक में नहीं दिखा सकते। कैश बुक जनरली मेंटेन ऑन अ जर्नल रेगुलर बेसिस, और a cash flow statement we prepare at the end of the. I'm coming to that only. Cash book basically is prepared on a day-to-day basis. Daily record करना है, be it any type of transaction, whether recurring item or a capital item, चाहे जिस नेचर का हो, कैश फ्लो में आ जाता है। That does not mean कि कैश फ्लो में वो आता नहीं है, आता है, पर नॉर्मली कैश फ्लो प्रिपेयर हम करते हैं पोजीशन स्टेटमेंट से और इनकम स्टेटमेंट से। इनकम स्टेटमेंट और पोजीशन स्टेटमेंट मींस ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट की मदद से हम कैश फ्लो को प्रिपेयर करते हैं, और ये जानने की बेसिकली कोशिश करते हैं कि ड्यूरिंग द ईयर कहां से कैश जनरेट होके आया और उसका इस्तेमाल क्या होगा, इसके लिए वो क्या कर रहे हैं, कैश जनरेशन को 3 सोर्स से ले रहे हैं। पहला, फ्रॉम बिजनेस ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बिजनेस ऑपरेटिंग एक्टिविटी। दैट मींस यहां पर जब बिजनेस ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फोकस आता है, तब ये आता है बिजनेस क्या है, बिजनेस क्या है। अगर मैं ट्रेडर हूं, एक सिंपल सी बात कर रही हूं, मैं बिग ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं कर रही हूं, मैं एक ट्रेडर हूं, मेरे लिए जिस आइटम को मैं परचेज करती हूँ रीसेल करने के लिए, वो मेरा बिजनेस आइटम है, जिसको हम गुड्स कहते हैं अपनी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में। बट अगर मैं बैंक की बात करूं तो उसके लिए गुड्स, या फाइनेंशियल कंपनी की बात करूं उसके लिए गुड्स क्या है, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स और इंस्ट्रूमेंट्स। मेरे लिए फाइनेंशियल इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, उनके लिए वही फाइनेंशियल इनकम ऑपरेटिंग इनकम है। तो दैट डिपेंड्स, हमारे कहने का मतलब केवल ये है कि डिपेंड्स, कि हम जब बात करते हैं ऑपरेशन की तो डिपेंड्स अपॉन मैं किस बिजनेस में इन्वॉल्व हूं और उस बिजनेस से कितना फ्लो होकर आ रहा है। तो हमने कहा ना, जनरेशन 3 सोर्स से हमको दिखाने की हमको कहा गया है। किसने कहा है, कंपनीज एंड पहुंचते हमको कहा गया कि आप 3 सोर्स से दिखाइए अपने इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज को। पहला, ऑपरेशन, फंड्स फ्रॉम कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बिजनेस ऑपरेटिंग एक्टिविटी। दूसरा, कैश जनरेटेड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तीसरा, कैश जनरेटेड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। 3 सोर्स से बोल रहा है। अब आपको थोड़ा सा बोर्ड में दिखाते हैं हम क्या है उसकी पिक्चर। दिस इज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड इसके साथ आई एम प्रिपेयरिंग वन मोर अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। माय बोर्ड प्रेजेंटेशन इज वेरी बैड, राइटिंग बहुत खराब है, पर फिर भी यू विल हैव टू कोऑपरेट विद मी। अच्छा, ट्रेडिंग पीएल के बाद यहां पर आपका आता है ग्रॉस प्रॉफिट विच यू कैरी इट डाउन। यस, बाय ग्रॉस प्रॉफिट यू ब्रिंग इट डाउन। यस और नो? यस। नीचे पहुंचते पहुंचते हम पहुंच जाते हैं टू नेट प्रॉफिट में, which you carry it down and which is brought down here. अब इस बीच में बहुत लंबी स्टोरी आ जाती है, क्या है अब समझने की कोशिश करिए। यहां पर ट्रेडिंग पीएल में ये तो सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहां पर आ जाते हैं, यहां पर सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाते हैं। यस और नो? यस। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का स्प्लिटिंग अगर हम करें तो एक लेमैन की भाषा में पहले
एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, selling and distribution expenses and financial expenses. ये 3 तरह के expenses आते हैं. Yes or no? और कभी कभी यहाँ incomes भी आ जाती हैं in the form of rental income, in the form of commission, which is not in the ordinary course of business. कुछ आता है डिविडेंड रिसीट, कुछ आता है इंटरेस्ट रिसीट एंड ट्रांसफर फीस. ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, ये समझ में. व्हाट इज ट्रांसफर फीस? व्हाट इज ट्रांसफर फीस? शेयर ट्रांजैक्शन होता है. हाँ. उसके लिए जो हम स्टॉक मार्केट में जो शेयर ट्रांजैक्शन होते हैं, जो खरीद बेचान होता है, खरीद बेचान में क्या होता है, जो बेचता है उसका नाम रजिस्टर से डिलीट होता है, जो खरीदता है उसका नाम रजिस्टर में आ जाता है. उसके लिए चार्जेस देती है कंपनी, वो ट्रांसफर फीस के फॉर्म में फ्रॉम इनकम है. अब चक्कर ये है कि इनकम्स ये सारी जितनी यहाँ दिखा रहे हैं हम, यहाँ इनकम के रेवेन्यू के फॉर्म में बाय हमने नेट सेल्स दिखाया था. ठीक, यहाँ पर हमने परचेजेस दिखाया था. तो जिस आइटम में मैं डील कर रही हूं वो आइटम मुझको क्या दे रहा है, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज. जिस आइटम में डील कर रही हूं, जो मेरे लिए गुड्स है, वो जो बेसिक रिटर्न मेरे को दे रहा है, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट. दिस इज रिटर्न ऑफ द इंस्टीट्यूशन, दिस इज रिटर्न ऑफ द प्रोडक्ट. अग्रीड? सिंस दिस इज द रिटर्न ऑफ द प्रोडक्ट, this product return will absorb all the indirect expenses so as to give you the return of the institution. हम indirect expenses कहां से मीट करते हैं? हम इस gross profit से ही indirect expenses को मीट करते हैं. तो जितनी मेरी indirect expenses कम होगी, उतनी ही मेरी net profit बढ़ेगी. अब मेरे को ये नॉर्मली ये सबको कम करने की कोशिश करनी पड़ती है. जितना कर दिया कर दिया. नेट प्रॉफिट इज नेट प्रॉफिट ऑफ द इंस्टीट्यूशन, विच इंक्लूड्स ऑल ऑपरेटिंग एज वेल एज नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स. अब मेरा सेग्रीगेशन फर्क हो गया. मेरे को क्या करना है, मेरे को ये सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हैं, ये जो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इनको 2 पार्ट में स्प्लिट करना है. एक ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड दूसरा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. एंड चूंकि हम कैश फ्लो प्रिपेयर कर रहे हैं, हमको नॉन कैश आइटम्स भी चाहिए, विच इज पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. वो सारे एक्सपेंसेस मेरे को चाहिए जो कैश नेचर के नहीं हैं. तभी मेरे को मेरे बिजनेस ऑपरेशंस में से जो फंड जनरेट होके आया है वो पता चल पाएगा. अगर मैं नेट प्रॉफिट ले लूंगी तो इट विल नॉट गिव मी द क्लियर पिक्चर कि मेरा कैश कितना जनरेट हुआ है बिजनेस ऑपरेशन से. क्योंकि मेरा मकसद क्या है, टू फाइंड आउट कैश विच इज बीइंग जनरेटेड फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशंस. हम अभी आपको प्रैक्टिकल्स भी करवाएंगे, तब आपकी पिक्चर और भी क्लियर हो जाएगी. तो ये जो नेट प्रॉफिट है, इट कंटेन्स बोथ ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और कैश एंड नॉन कैश आइटम्स. सब कुछ इंक्लूड कर रहा है अपने आप में. हमें स्प्लिट करना है. अब स्प्लिट करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट से मैं सारे ऑपरेटिंग एंड कैश आइटम्स को लेस करूंगी. पर अभी हमें कैश आइटम्स मैं बता नहीं रही हूं आपको. आप मान ली मैंने आपको नहीं बताया, मैं सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को लेस करूंगी. तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को लेस करने के बाद जो मेरा आएगा रिजल्ट, अब ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट के बीच में मैं एक और प्रॉफिट लेकर आ रही हूं, जिसको मैं बोलती हूं टू ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट. इस ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट को मैं जब सब पार्ट में ब्रॉट डाउन करती हूं,
बाय ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, उसमें टू नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड बाय नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को मैं दिखा दूंगी, तब मेरे को नेट प्रॉफिट मिलेगा। क्लियर है? अब इसको थोड़ा सा और एम्फसाइज करूंगा। दिस इज ग्रॉस प्रॉफिट। जब ग्रॉस प्रॉफिट से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हम लेस करेंगे, केवल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस करेंगे, तो आई विल गेट ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट। ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट में जब मैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को लेस करूंगी, आई विल गेट नेट प्रॉफिट। इसको हम नेट प्रॉफिट भी कह सकते हैं, इसको हम कई सारे नाम दे सकते हैं। इसको हम बोल सकते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, इसको हम नाम दे सकते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर अप्रोप्रिएशंस। क्लियर है? इतनी बात क्लियर हो गई? किसी को डाउट है बताइए? नहीं। अब ये नेट प्रॉफिट है, दिस इज ऑर्गेनाइजेशनल रिटर्न, बट दिस कैनॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड, although it belongs to the shareholders, but it cannot be distributed amongst the shareholders in totality. तो हम क्या करते हैं, इस नेट प्रॉफिट को अप्रोप्रिएट करते हैं। Now what is appropriation? Adjustment, readjustment. How do I adjust this profit? What do? I bring down this net profit to profit and loss appropriation account. ठीक है? Net profit brought down या net profit after interest या net profit after interest but before appropriation. I bring it down. Then what do? To strengthen the financial position, I create all sorts of reserves. Then I make provision for tax. I propose dividends. उसके बाद whatever is left is net profit after interest, tax and dividend. Yeah, you can say it is net profit after all appropriations and charges. ये इसका नाम आ गया। क्लियर है? एनी डाउट? नहीं। उधर थोड़ा सा फोकस और करते हैं। इधर का पार्ट तो क्लियर है, उधर फोकस करते हैं थोड़ा सा। This is net profit before appropriation, but in after interest. Why after interest? Because interest is a charge on profit, so interest has to be shown here. Interest को मेरे को दिखाना ही पड़ेगा, but these are not charge on profits. Why? Because profit होगा तो रिजर्व क्रिएट होगा, प्रॉफिट होगा तो प्रोविजन टैक्स होगा, और प्रॉफिट होगा तो ही डिविडेंड देंगे, वरना टंडन गोपाल। Got my point? So remember, whatever profit is shown out here is net profit after all charges, and all charges include interest. तभी हम इसको बोलते हैं net profit after interest या net profit after interest but before appropriation और या appropriations. You appropriate, ये बचता है। अब ये जो बचता है, अभी तक इसमें से कोई भी आइटम बैलेंस शीट में नहीं गया है, जाने की स्थिति नहीं आई है। अब क्या होगा, ये जो आइटम है इसको हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं। शीट में रिजर्व एंड सरप्लस के हेड में हम नोट्स टू अकाउंट्स में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दिखाते हैं। इज इट क्लियर? बहुत ही आवाज कर रहा है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ द थिंग स्टार्ट्स अगेन इन अ डिफरेंट मैनर। चीजें फिर दूसरे ढंग से शुरू होती हैं। अब इन सारे कंसेप्ट को मुझको इस चैप्टर से एसोसिएट करना पड़ेगा। हाउ डू आई एसोसिएट? मेरे को निकालना है फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिजनेस
प्योरली बिजनेस ऑपरेशन का ये रिजल्ट है। प्योर बिजनेस ऑपरेशन का रिजल्ट है, पर इसके अंदर, इस ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर एक आध आइटम है जो नॉन कैश नेचर के हैं, और एक ही एग्जांपल दूंगी उसका, एक वो है वो डेप्रिसिएशन। यू प्रोवाइड फॉर इट। प्रोवाइड जो टर्म है, टर्मिनोलॉजी को समझने की बात है। यू प्रोवाइड फॉर डेप्रिसिएशन means it is purely a vocationary which is passed through the books. No cash is involved. अब मुझको चाहिए कैश जनरेटेड फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन। इसका माने मेरा फोकस यहां से शुरू होगा, और जब इस आइटम में मैं नॉन कैश आइटम को ऐड कर दूंगी, नॉन कैश चार्जेस को ऐड कर दूंगी, इन अ वे आई विल गेट नेट operating profit in terms of cash before any adjustment of current assets and current liabilities. अब यहां पर फिर एक नई स्टोरी शुरू हो जाती है, या फिर एक नई स्टोरी शुरू हो जाती है, पर अभी हम उस स्टोरी तक नहीं जा रहे हैं। अभी हम पहले इसी पर और फोकस करते हैं, बिकॉज ये फोकस अगर क्लियर हो जाएगा तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा इस चैप्टर का, क्योंकि सारी ट्विस्ट एंड टर्न्स यहीं पर होती हैं। नाउ यू आर गिवन अ बैलेंस शीट। ऑब्वियसली जब कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए मेरे को बैलेंस शीट मिलती है तो हमेशा 2 साल की मिलती है कंपेयर करने के लिए, बिकॉज हम कंपेयर नहीं कर पाए करेंगे तो हम कैश जनरेशन या कैश इन्फ्यूजन या कैश क्या कहते हैं यूज्ड, हम बता ही नहीं पाएंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इसलिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस शीट 2 साल की देखनी पड़ेगी। अब बैलेंस शीट 2 साल में फोकस्ड है, मेरे को उसमें से 2 चीजें निकालनी है। पहले क्या 2 चीज निकालनी है, मेरे को एसेट साइड से करंट एसेट्स निकालना है और लायबिलिटी साइड से करंट लायबिलिटीज निकालना है। तो करंट एसेट्स में क्या क्या आएगा, अपार्ट फ्रॉम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को छोड़ दीजिए, स्टॉक, डेटर्स, बीआर, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम्स, मेरे को ये आइटम मिल गया। यहां क्या मिलेगा लायबिलिटी में, ओडी, बिल्स पेबल, ओडी, बिल्स पेएबल, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ओडी को छोड़ दीजिए, ऑल्दो इट्स अ करंट लायबिलिटी, पर ओडी को छोड़ दीजिए, बिकॉज वी ट्रीट इट एज अ फाइनेंशियल, we treat it as a financing, as part of financing activity, not as part of operating activity, क्योंकि वो फंड अलग से फंड जनरेट करके मेरे को दे रहा है। तो लीव अपार्ट ओडी और जितने आइटम्स हैं वो सब करंट लायबिलिटीज है। ऑल्दो प्रोविजन फॉर टैक्स एंड प्रपोज्ड डिविडेंड इज आल्सो अ करंट लायबिलिटी, पर हम इस चैप्टर के कंटेक्स्ट में उसको नहीं ले रहे हैं, बिकॉज उसका ट्रीटमेंट ही अलग है, कंसेप्ट अलग है, ट्रीटमेंट अलग है, इसलिए हम उसको नहीं लेते हैं। ठीक, अब आप आइए यहां पर क्वेश्चन में। अच्छा, आप लोग का क्वेश्चन एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा, मेरे को आई हैव नो आइडिया। एमसीक्यू है टोटल, अरे बार, बट हमको कुछ तो प्रॉब्लम्स आपको करवानी पड़ेगी, कुछ फाइनल डिस्क्रिप्टिव है और ये सब है उसमें, तो फिर तो चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मिड टर्म की बात मेरी नहीं है, मेरा कोई भी एसोसिएशन मिड टर्म से नहीं है, मेरा बेस एसोसिएशन आपके फाइनल एग्जामिनेशन से। तो फिर मैं जो पैटर्न पे चल रही हूँ, बिकॉज दोनों में ही जो टीचिंग पैटर्न है वो अलग हो जाता है। अगर एमसीक्यू है तो बहुत डेप्थ में जाना भी जरूरी है, पर प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, नॉलेज जरूरी है। पर अगर एमसीक्यू नहीं है और आपका डिस्क्रिप्टिव है तो फिर दोनों ही चीज आपको चाहिए। Although MCQ is much tougher than descriptive, because descriptive में तो you have so much room, MCQ में कोई रूम ही नहीं है, मिलेगा तो बादशाह नहीं तो फकीर हो गए, दोनों ही चीजें हैं, या इस पार या उस पार। खैर चलिए, अब क्या है, यहाँ पर आइए, समझने की कोशिश करिए। मेरे को ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट मेरे पास है, मेरे पास नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट है, मेरे पास नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड्स है। ठीक, एक एस्पेक्ट डिपेंडिंग अपॉन व्हाट मैटर इज गिवन इन द क्वेश्चन।
क्वेश्चन में अगर ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया है और आपसे ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट मांग रहा है, आप क्या करोगे? आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दैट टू रिलेटेड विद कैश, नहीं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ही बोल रही हूँ, रिलेटिंग टू कैश का नाम नहीं ले रही हूं मैं। अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, आपको नेट ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट निकालना है, तो ग्रॉस प्रॉफिट से आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस कर दोगे, बी इट एनी नेचर, कैश और नॉन कैश, आपको ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। क्योंकि वहां आपसे ये नहीं बोला है कि कैश फ्रॉम ऑपरेशन निकाल के दो, वहां से बोल रहा है कि ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट निकाल के दो। तो अगर ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है तो सीधे आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस करोगे तो ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड्स दे दिया गया है और बोल रहा है कि ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट निकालो, तो आपको बैकवर्ड मूवमेंट में जाना पड़ेगा। ठीक, बैकवर्ड मूवमेंट में क्या करोगे? आप इस प्रॉफिट में प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड, जनरल रिजर्व ऐड करोगे। उसके बाद क्या करोगे? तो आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट मिल जाएगा। आप यहां आ गए। उसके बाद आप क्या करोगे? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड करोगे या नॉन ऑपरेटिंग चार्जेस को ऐड करोगे एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को या बेनिफिट्स को लेस करोगे, यू विल गेट ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट। सो डिपेंड्स कि कौन से मूवमेंट आपको बढ़ना है। जैसा सोर्स इंफॉर्मेशन आपके क्वेश्चन में दिया होगा उसके बेसिस पे आप आगे बढ़ोगे। ठीक, अब हम बेस पर आते हैं। When I talk about funds from operation, when I talk about funds generated from business operation, I start with net profit before interest, tax and dividends. Is it clear? सोचिए मैं क्या बोल रही हूं, पहले सोचने की कोशिश करिए। जब भी मैं फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस की शुरुआत करती हूं, क्वेश्चन की शुरुआत करती हूं, कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करने की शुरुआत करती हूं, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, आई स्टार्ट विद नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड्स। ठीक, मैं कहां से शुरू कर रही हूं? बताइए आप, मैं कहां से शुरू कर रही हूं? सोच लीजिए 2 मिनट, कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि अभी सोच के बजाय बताएंगे ठीक तो कभी भी उसमें धोखा नहीं खाएंगी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के तहत ही तो मैं बना ही रही हूं कैश फ्लो स्टेटमेंट। उसकी सबसे पहली शुरुआत ही है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। मैं कहां से शुरू करूं? मैं इस नेट प्रॉफिट से शुरू करूं, मैं इससे शुरू करूं, मैं इससे शुरू करूं या मैं इससे शुरू करूं? मैं किससे शुरू करूं? इससे शुरू करूं? अरे तो जो ब्राउट डाउन हो गया वही तो यहाँ कैरी डाउन हुआ है। इससे शुरू करूं? हाँ, तो इधर से शुरू होगा ना। अगर इंटरेस्ट भी मेरे को करना है, अगर मैं एक टेक्निक, देखिए मैं आपको थोड़ा सा ट्विस्ट दे रही हूं यहाँ पर, क्योंकि अगर मैं ट्विस्ट नहीं दूंगी तो आपको नहीं क्लियर होगा। मेरे को नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड्स से शुरू करना है। सपोज मैं कह रही हूं, तो मैं कहां से शुरू करूंगी? आप बोलते हैं ये नेट प्रॉफिट तो इंटरेस्ट इंक्लूड कर रहा है, पर अगर मुझको उसके पहले जाना है, इंटरेस्ट ऐड कर देंगे, तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड्स आ जाएगा मेरा। यस और नो? असल में यही लॉजिक हमें डेवलप करना है। अब वो बोल रहे हैं मुझको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से शुरू करना है। मैं कैसे शुरू करूंगी? मैं कौन सा आइटम लूंगी? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से शुरू करने को बोल रहे हैं अगर वो, तो मैं कौन सा आइटम से लूंगी? 2 मिनट सोच लीजिए। और अगर वो बोल रहे हैं आपको नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट से शुरू करना है, बिफोर टैक्स से शुरू करना है, तो कौन सा नेट प्रॉफिट आप लोगे? आफ्टर इंटरेस्ट वाला लोगे? हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। केवल ट्विस्ट एंड टर्न, ये क्वेश्चंस में भी यही ट्विस्ट एंड टर्न्स मिलेगा। अगर बोलता है कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए आपको, तो ये है आफ्टर इंटरेस्ट एंड बिफोर टैक्स, बिफोर टैक्स ये है। अगर वो बोलता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड्स चाहिए, तो इसमें आप टैक्स ऐड करोगे तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड्स आ जाएगा। ठीक,
इज इट क्लियर टू एवरीबडी? बोलिए, क्लियर है? आपको क्लियर है? उधर उधर ठीक है। तुम इधर आओ, तुम्हारे तो शेर जाना अच्छा लग रहा है। मैम आई एम फ्रॉम टीपीएन कॉलेज। हाँ, तो चेहरा जाना पड़ेगा। इधर आ जाओ। तो बात क्या हुई अब? टेक्निकल टर्मिनोलॉजी समझने की बात है। व्हेन आई स्टार्ट विथ a cash flow statement, that too cash from operating activity, I start with net profit before taxes and extraordinary items. Taxes तो समझ में आ गई। Extraordinary items क्या है? केस चल रहा है, केस जीत गए, कंपनसेशन मिल गया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन है। लॉटरी खुल गई, कंपनसेशन पैसा मिल गया, हाँ, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स या आप केस लूज करे हो, कंपनसेशन देना पड़ रहा है, एक्सक्लूड कर देंगे। ठीक, हालांकि ये काउंटर पार्ट ज्यादा मिलता नहीं है, पर फिर भी बताना जरूरी है। एक दिमाग बैक ऑफ द ड्रॉप में, बैक ऑफ द माइंड में रख लिया है, कहीं कोई जरूरत पड़ गई तो चलो उसका इस्तेमाल हमने कर लिया। तो वी स्टार्ट विद नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस से तो शुरू हो गया। अब काम क्या करना है? मुझको पहुंचना है ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट, और उसमें एक और चीज ऐड कर रहे हैं हम, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज में पहुंचना है। कैसे पहुंचेंगे अब आप समझ लीजिए। This is cash flow statement as per accounting standards 3. I start with number A, cash from operating activities. Cash from operating activities के लिए we start with net profit before tax. To this I add and I subtract few non-cash items to arrive at operating net profit before working capital change. So what do I add? I add non-operating and non-cash charges in the form of depreciation, in the form of goodwill amortized, in the form of loss on sale of asset, in the form of preliminary expenses written off, etc. so on and so forth. बहुत सारे आइटम्स आ जाते हैं नॉन कैश के, जो कि मैं एड बैक करती हूँ। तो आई स्टार्ट विथ net profit before tax. To this I add non-operating and non-cash. Depreciation is operating, but it is non-cash. Goodwill amortized, non-operating. Loss on sale of asset, non-operating. तो पहला वाला तो non-operating है पर non-cash है, पर दूसरे वाले non-cash भी है, non-operating भी हैं। तो वो कह रहा है मैं जितने non-operating and non-cash charges हैं इनको ऐड करती हूँ और मैं लेस करती हूं जो यहां के हैं नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश क्रेडिट्स, एंड जो रिजल्ट आता है आई गेट ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। ठीक, अब इसके बाद इसका माने क्या है? वर्किंग कैपिटल चेंजेस मुझको इसमें एम्बाइब करने पड़ेंगे। वर्किंग कैपिटल मींस
करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। अब आप आइए, मैं इसमें ऐड क्या करूंगी, मैं ऐड करूंगी इसमें इंक्रीज इन लायबिलिटीज एंड डिक्रीज इन एसेट्स। अभी इसको एक्सप्लेन करूंगी और मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी इंक्रीज इन एसेट्स एंड डिक्रीज इन लायबिलिटीज। ठीक, टू अराइव एट व्हाट, नहीं, कैश जनरेटेड, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसमें मैं लेस करूंगी इनकम टैक्स पेड, आई विल गेट नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स इसमें डाल नहीं रहे हैं हम कहीं पर भी कंफ्यूजन बढ़ाने के लिए। तो हुआ क्या, अब इस जो मैंने पूरा ये दिया हुआ है आपको, इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि अगर समझेंगे नहीं तो बेकार है। अगर हम समझेंगे नहीं, इस चीज को याद कर लेंगे तो जिंदगी मेरी हमारी आपकी सबकी बेकार है। क्योंकि बार बार कंसेप्ट पे जाओ, समझ में नहीं आ रहा है, एक्चुअली उसकी मीनिंग क्या है वो नहीं समझ रहे हैं, तो सब बेकार हो जाता है। अब आप आइए, नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज तो समझ में आ गई। अब ये क्या है, इंक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी, इसका क्या इंपैक्ट है कैश जनरेशन से, अब ये समझना होगा थोड़ा सा। इधर आइए, यहाँ पर एक बैलेंस शीट हम आपको बना के दे रहे हैं, इसको हटा दे, इसकी जरूरत नहीं है ना, हो गया, चलिए। दिस इज अ बैलेंस शीट, हालांकि ओल्ड फॉर्म बना के मैं दे रही हूँ, है ना। यहाँ पर है करंट लायबिलिटीज, यहाँ है करंट एसेट्स, यहाँ पर है स्टॉक, डेटर्स, बीआर, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम, इतना मान लिया मैंने। यहाँ पर है क्रेडिटर्स, बीपी, outstanding expenses, income in advance and so on। इतने आइटम्स मैंने लिख लिए, यहाँ इतने आइटम्स मैंने लिख लिए। अब समझने की बात है, स्टॉक 10,000 से 15,000 हो गया एंड डेटर्स 15,000 से 10,000 हो गया। यहाँ पर क्रेडिटर्स 8,000 से 12,000 हो गए और यहाँ बीपी 10,000 से 7,000 हो गए। अब इसको समझना जरूरी है, ये क्या अल्टीमेटली बोल रही है, व्हाट दे मीन। स्टॉक 10 था 15 हो गया, व्हाट डज दैट मीन, नहीं, स्टॉक इंक्रीज करा है, स्टॉक इंक्रीज किया है, ये तो समझ में आ रहा है। पर जब स्टॉक इंक्रीज करता है तो मेरा पैसा ब्लॉक हो जाता है, मेरा फ्लो होता है, आउटफ्लो होता है। तो इंक्रीज इन एसेट इज आउटफ्लो, इसलिए इंक्रीज इन एसेट को हमने यहाँ लेस किया है ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट, सिंस इट इज आउटफ्लो मैंने उसको लेस कर दिया। इज इट क्लियर। डेटर्स 15 से 10 हो गया है, ये डिक्रीज किया है, इसका माने पैसा मिला है, इनफ्लो है। समझना, हम बहुत आम भाषा में, आपकी भाषा में आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, टेक्निकल भाषा में बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। डिक्रीज मींस इनफ्लो, तभी तो 15 से 10 हुआ है, अरे 5 आया तभी तो 10 कम हुआ है डेटर्स 5 से, तो इसीलिए हमने क्या किया है, डिक्रीज इन एसेट को मैंने ऐड किया। द ऑपोजिट हैपेंस हियर, 8 से 12 हुआ है, क्रेडिटर्स बढ़ गया, इसका माने पेमेंट अभी नहीं हुआ है, तभी तो बढ़ गए हैं, बेनिफिट्स मिले हैं पर पेमेंट अभी नहीं हुआ है, तभी तो क्रेडिटर्स 8 से 12 हो गए हैं। यस और नो? इसका माने इट इज 8 से 12 इंक्रीज है, ये इंक्रीज दिखाया है, इट इज प्लस, इंक्रीज इज प्लस टू कैश या प्लस टू वर्किंग कैपिटल, ऐसा मानो। बीपी
10 से 7 हुआ है, मेरे को पेमेंट करना पड़ गया है, मीन्स इट इज आउटफ्लो. डिक्रीज इज माइनस, इंक्रीज इज प्लस. सो देखो डिक्रीज इन लायबिलिटी इज माइनस, इट इज आउटफ्लो, ये लेस करा गया. क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीबडी? तो अब मैंने इंक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन एसेट को मैंने एडिशन टू कैश माना, एंड इंक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी को मैंने डिलीशन ऑफ कैश या आउटफ्लो ऑफ कैश माना. इसके बाद जो नेट अमाउंट आ रहा है, ये जो नेट रिजल्ट आया है, इसमें से इसको प्लस किया और इसको माइनस किया, तो मेरा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी मेरे को मिल गई. इसमें से मैंने टैक्स पेमेंट लेस किया, करंट ईयर का था, प्रीवियस ईयर का था जो इस साल मैंने पे किया है, तो मेरे को नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी मेरे को मिल गया. अब देखिए आप लोग के मोबाइल में शरद सर ने आप लोग के ग्रुप में कुछ प्रॉब्लम्स भेजे हैं. मैंने कुछ दिया था उनको आपके ग्रुप में भेजने के लिए. अभी करंट में कुछ कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड आया होगा, कुछ नहीं भेजा है, भूल गए. क्या एक जने जाके बोल सकते हैं सर को कि मैम ने जो मैटर भेजा है वो ग्रुप में डाल दीजिए, बाद में फिर हम कैसे आगे कंटिन्यू करेंगे क्लास. एक दिन जल्दी से जाके बोल दीजिए या फोन कर दीजिए. रुकिए को करना है मैम, है शरद सर को. एक मिनट की मेरे पास है, मैं ही दे देती हूँ. हाँ शरद सर वो मैटर आप ग्रुप में डाल दीजिए तो हम आगे कंटिन्यू करें क्लास. समझ में आ जाएगी. हाँ तुरंत डाल दीजिए. तो अब जब चैप्टर आगे प्रोसीड करेगा तो दो एक चीजें हैं जिस पर हमको पहले फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही है, वरना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं है. हाँ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में थोड़ा सा एसेट क्रिएशन और एसेट का बिक्री और खरीद में और उनके डेप्रिसिएशन के कुछ एस्पेक्ट्स हैं, 2-3 केसेस हैं जिनको डिस्कस करना जरूरी है आपके संग, जिससे कि चैप्टर पूरा ग्रिप में आपके आ जाएगा. पर ये काउंटर पार्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी को शुरू करने के लिए सबसे पहले ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट. और इस कंसेप्ट को समझने के लिए जो मैंने आपको बना के दिया था इसके पहले, वो इंपॉर्टेंट बहुत था. अगर उसको आप समझ लोगे तो फिर दिस चैप्टर बिकम्स वेरी इजी. बट द थिंग इज यू मस्ट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. कहीं पर भी किसी को भी कोई प्रॉब्लम आई हो तो बोलिए. साफ हुआ है? हाँ पूछिए. मैम ये चार्ट क्लियरिटी के साथ एक बार शेयर करवा दीजिए, बिकॉज इसमें प्रॉब्लम हो रही है. कौन से चार्ट? ये जो आपने बनाया ये वाला ना, ये सब में है, अभी आपको दे देंगे, है ना, हम भेज देंगे आपको. हाँ बताइए. Ma'am, increase in return, how to explain that is cash outflow? इंक्रीज इन डेटर्स, ये No, increase in debtors. डिक्रीज इन डेटर्स. Increase in debtors. आप क्या बोल रहे हैं इसको? Increase in debtor, how to explain that outflow of cash outflow? बताइए आप क्या बता सकते हैं उसके लिए, आप क्या बता सकते हैं उसके लिए? How to explain that? हाउ टू एक्सप्लेन. अच्छा ठीक है. देखिए ऐसा है, हु आर डेटर्स? टू whom goods have been sold on credit but the money hasn't been received yet. ठीक है, वो डेटर्स है ना जिनसे पैसा, लेनदार जिनसे हमें पैसा लेना है. अब अगर लेनदार बढ़ गए हैं, इसका माने क्या हुआ? मैंने और उधार पैसा बांटा है, मैंने और उधार पैसा बांटा है. जब उधार पैसा बांटा है तो उसको हम इंक्रीज मानेंगे डिक्रीज मानेंगे? उधार पैसा गया कहाँ? सामान तो गया. सामान क्या है? स्टॉक है. सामान तो स्टॉक है. Stock is not cash. स्टॉक इज करेंट एसेट. On the basis of credit sales, we explain
Because whenever I say I sold the goods on the basis of credit sales, the GP is also increased and NP is also increased. रुकिए, I'm coming to point. Got your point. Now this is trading account. This is buy net sales, which include cash sales and credit sales. Here this is opening stock. This is net purchases, which includes cash purchase, which includes credit purchase. You have conversion expense, you have acquisition expense, and the result is to gross profit. ठीक? ना आप जो बोलना चाह रहे हैं, अमूमन एक होता है बच्चों का सा यही, स्टूडेंट्स का सा ये थोड़ी सी कंफ्यूजन पार्ट होती है इन अकाउंट्स. This is buy closing stock. Now what happens is, when this increases and this increases, this too increases. When this increases and this increases, this decreases. जब ओपनिंग स्टॉक और आपका परचेजेस और एक्विजिशन और कन्वर्जन एक्सपेंस बढ़ता है तो आपका प्रॉफिट कम होता है. उसका ठीक रेसिप्रोकल, जब सेल्स बढ़ता है और क्लोजिंग स्टॉक बढ़ता है तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ता है, घटता नहीं है. तो बोलते हैं ना ग्रॉस प्रॉफिट कैसे बढ़ाया जाए? बोले या तो सेल्स बढ़ाया जाए या फिर जब इसको घटाएंगे तब ये बढ़ेगा. इसको घटाने से ये बढ़ेगा. बोले अपनी परचेज प्राइस कम कर लो, अपनी कॉस्ट कम कर लो, तुम्हारी ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएगी. सिंपल सी बात है. ये तो लेमैन की भाषा में हम बात करते हैं, भैया सेल्स बढ़ोगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा, और अगर प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो यू स्टार्ट गेटिंग द बेनिफिट ऑफ लार्ज स्केल ऑपरेशंस. तुम्हारी कॉस्ट घटेगी तो तुम्हारी ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगी. हम इसी भाषा में बात करते हैं हमेशा, और कोई दूसरी भाषा नहीं होती मेरी बात करने की. पर जब उसको हम एक टेबल में, एक अकाउंटिंग फॉर्म प्रेजेंट करते हैं तो इस चीज को उसमें डालना और उससे फिर इंटरप्रेट करके इंफॉर्मेशन लेना थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है. ये अमूमन आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अमूमन बच्चे पूछते हैं, स्टूडेंट्स पूछते हैं हम लोग से. तो अब क्या हुआ, हमारा क्वेश्चन क्या था, जब डेटर्स बढ़ते हैं. डेटर्स कब बढ़ते हैं? जब मेरा सेल्स बढ़ता है. क्रेडिट सेल्स बढ़ती तभी तो डेटर्स बढ़ता है. मेरा पैसा ब्लॉक हो रहा है, मेरा पैसा ब्लॉक हो रहा है, तो हम उसको आउटफ्लो के फॉर्म में उसको प्रिडिक्ट करते हैं, अज्यूम करते हैं. मैम हम ये भी तो कह सकते हैं कि जो इम्पैक्ट हम चेंज इन वर्किंग कैपिटल दे रहे हैं, हाँ, जो हमने क्रेडिट सेल्स किया हुआ है, दिस इज आल्सो नॉन कैश आइटम. तभी उसी को तो हम डेटर्स के फॉर्म में भाई हम उसी को तो डेटर्स के फॉर्म में बीआर के फॉर्म में दिखा रहे हैं. वही चीज हम कह रहे हैं मैम कि अगर चेंज इन वर्किंग कैपिटल हम बोले कि इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश है. देखिए चेंज इन वर्किंग कैपिटल की बात अगर हम करते हैं तो चेंज इन वर्किंग कैपिटल मींस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज. बट ये हम नहीं कह सकते कि मैम कि दिस इज इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ. देखिए एक आपको एक चीज बताएं, एक मिनट में बात. दिस इज द इम्पैक्ट ड्यू टू क्रेडिट सेल्स एंड क्रेडिट. yes ऑन द बेसिस ऑफ एक्रूअल रिकॉर्डिंग. yes इसका इम्पैक्ट है. Yes. बिल्कुल, बिकॉज द पेमेंट हैजंट बीन मेड येट. इसका मतलब क्या आ रहा है कि जो आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट है ये अक्रूवल बेसिस को लेकर आगे बढ़ता है. Yes, यस, तभी हम इसका एडजस्टमेंट एंड रीएडजस्टमेंट कर रहे हैं यहाँ पर. डायरेक्टली मैम ये नहीं बोल सकते कि दिस इज इनफ्लो एंड आउटफ्लो. नहीं, यस उसका इम्पैक्ट ये है, हम ये कह रहे हैं ना इम्पैक्ट वो है. हाँ, यस, बिकॉज़ ऑन ऑल यस तभी तो अक्रूवल बेसिस के चक्कर में तो हम इन दोनों को यहाँ पर एडजस्ट कर रहे हैं टू अराइव एट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. इसी के लिए नेट ऑफ ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज के बाद में इसको एडजस्ट कर रही हूँ, क्योंकि अक्रूवल सिस्टम चल रहा है. अक्रूवल सिस्टम के थ्रू हम कैश निकालने की कोशिश कर रहे हैं टेक्निकली. आप लोग समझ रहे हो किसी को जो वो समझाना चाह रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं, पर आई डोंट नो आप लोग को समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात. नॉर्मली व्हाट हैपेंस इज ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट अक्रूवल, हम नॉर्मल अपने अकाउंट में अक्रूवल सिस्टम पे चलते हैं, कैश सिस्टम पे नहीं चलते हैं. जबकि कैश बुक कैश सिस्टम पे चल रही है, पर मेरी फाइनेंशियल अकाउंट्स जो है वो अक्रूवल सिस्टम पे चल रही है. तो हम नॉन कैश आइटम्स को भी इम्बाइब करे हुए हैं. एंड ये जो मेरी वर्किंग कैपिटल है, चूंकि अक्रूवल काउंटर पार्ट चल रहा है तो ये नॉन कैश से रिलेट कर रही है. इसलिए हमने क्या किया है, चेंज इन एसेट्स एंड चेंज इन लायबिलिटीज को इनफ्लो आउटफ्लो के कंटेक्स्ट में रख के हमने कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकाली है. इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. अच्छा हुआ आपने पूछ लिया, तो कम से कम इन सब की क्लैरिटी हो गई. होता क्या है ना, एक क्वेश्चन आता है तो 10 की प्रॉब्लम सॉल्व करता है.
इज इट क्लियर नाउ? एनी डाउट? और कुछ पूछना है किसी को? यस? नहीं? तो हुआ क्या, हम पहुंचे हैं नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देखिए तब तक आप में आया है कि नहीं आया है? आ गया है। अब पहला इलस्ट्रेशन हम उठाते हैं। देखिए उसको खोलिए आप लोग। हाँ खोलिए। हाँ आ गया होगा। दिया हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ अ फर्म कैलकुलेट नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैलकुलेट करने को बोल रहे हैं नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। दिया क्या है पहले ये समझने की कोशिश करिए। डेबिट में परचेज कैश और क्रेडिट, वेजेस है, क्रेडिट में सेल्स है, कैश और क्रेडिट, ग्रॉस प्रॉफिट मेंशन है। पीएल काउंटर पार्ट पे ग्रॉस प्रॉफिट हैज बीन ब्रॉट डाउन। आपका नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स क्रेडिट में दी हुई हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, ठीक। और डेबिट में क्या दिया हुआ है? डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, salaries, loss on sale of plant and net profit. All credit sales and purchase were made during the last quarter of the financial year. Therefore, no cash was paid to creditors or collected from debtors during the year. ठीक। अब आप पिक्चर क्या है? You have a trading account, you have a profit and loss account. And profit and loss account में operating and non-operating में splitting नहीं हुई है. Now what you need to do is you need to split all these items, indirect items mentioned in profit and loss account into operating and non-operating, cash and non-cash. ठीक? Is it clear? क्या दिया हुआ है? Depreciation on plant, non-cash. Salaries, this is operating, no problem. Loss on sale of plant, non-cash, non-operating. With interest received, non-operating income. Profit on sale of long-term investments, non-operating. और दिया हुआ है नेट प्रॉफिट। अब आपको ये कौन सी नेट प्रॉफिट दी हुई है? दिस इज नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट दी हुई है, बट बिफोर अप्रोप्रिएशन दी हुई है। अब आपको क्या करना पड़ेगा? कहां से शुरू करेंगे आप? आप कहां से शुरू करेंगे? हमें शुरू ही करना है इसी प्रॉफिट से, हमें शुरू ही करना है इसी प्रॉफिट से। तो व्हाट डू आई डू? आई स्टार्ट विद नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, बिकॉज कुछ मेंशन नहीं है। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। So I start with net profit before tax. How much is it? 7,500. This is 7,500. Now I come to non-operating and non-cash items. Depreciation there mentioned there is a non-cash item. How much is it? It is about 1,800. 1,800. I add 1,800. And लॉस एंड सेल ऑफ एसेट भी वहां दिया हुआ है, That is 700. 700. दैट मींस 10,000 हो गया ये। अच्छा उसके बाद नॉन ऑपरेटिंग क्रेडिट्स मींस इनकम्स कितनी है? रेंट है? नहीं, Interest है। इंटरेस्ट है। कितनी है? 2,500. 2,500 आई सब्ट्रैक्ट। एंड उसके बाद प्रॉफिट भी तो है ना, वो भी डालिए। कितनी है? 2,500. 2,500। तो मेरे पास नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज कितना बचा? मेरे पास नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज 5,000 बचा। यस? क्लियर है? अब इसमें आपको वर्किंग कैपिटल चेंज के आइटम्स को लेना है। अब इस ट्रेडिंग पीएल में मेरे को दो आइटम मिल गए उसके, एक क्रेडिट परचेज, एक क्रेडिट सेल्स। चूंकि ये अज्यूम किया जा रहा है कि लास्ट क्वार्टर में ही परचेज और सेल हुई थी, इसलिए पेमेंट नहीं हुआ है। इसका माने इनिशियल डेटर्स, इनिशियल क्रेडिटर्स वर 0 and they have gone from 0 to 10,000 in terms of debtors and 0 to 20,000 in terms of creditors. Debtors have also increased, creditors have also increased. Now increase in creditors, increase in liability. So I add how much? 20,000. 20 and increase in debtors is to be deducted, so I subtract 10,000. 15,000 is cash from operating activity. ठीक है? Yes, is it clear? एक और आगे बढ़ते हैं। हमने बहुत सारे इलस्ट्रेशंस आपको एक ही दिन में उठा के करने के लिए दिया था। चलो, from the following information, come to the next one. From the following information of a firm
कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बाय अप्लाइंग डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड हमने आपको नहीं बताया है, आप इसको इनडायरेक्ट मेथड से ही करोगे, ठीक है। हमने डायरेक्ट मेथड पर नहीं हम फोकस करें, बिकॉज डायरेक्ट मेथड कंफ्यूजिंग बहुत ज्यादा होता है। हाँ जी, ये जो आपने लास्ट में 2500 के नीचे ये क्या मतलब लेस किया, ये थोड़ा 10,000 minus 5,000 ये तो means 5,000. 5,000. Net profit before working capital change is 5,000. To this I add 20. I subtracted. I get 15, which is cash from operating activity. ठीक? Done. चलिए आइए नेक्स्ट में आइए। Now you are given a trading and profit and loss account. ठीक है? On the debit you have cost of goods sold. You have on the credit you have sales. You have gross profit carried down. ठीक? Now इस काउंटर पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है. You have gross profit. Now you bring down this gross profit 50,000. Salaries, insurance premium, depreciation, net profit. 3 आइटम आपके डेबिट में है and you have net profit of 25,000. Now to find out operating net profit, how do you start with? हम इस क्वेश्चन से एसोसिएट अभी नहीं हो रहे हैं, पहले हम कंसेप्ट पे जा रहे हैं। अगर हमको ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट निकालना है बाय डायरेक्ट मेथड, हम क्या करेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट जो कि 50,000 है उससे ऑपरेटिंग आइटम्स लेस करेंगे, जो कि 12 और 3 18,000 है। तो 50 माइनस 18 इज 32, मेरा 32 निकल आएगा ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट। डू यू एग्री विद मी? हाँ या ना? और अगर मैं इनडायरेक्ट मेथड से चलती हूं तो नहीं 50 माइनस 12 3 15 है, हम 18 और 2 ले रहे थे। 50 माइनस 12 3 15 तो बचा कितना? 35। मेरा ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट 33 हुआ। और अगर मैं बैकवर्ड मेथड से चलती हूं तो नेट प्रॉफिट में मैं नॉन कैश आइटम ऐड कर दूं, 25 प्लस 10 35, मेरा ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट निकल आएगा। ठीक, ये बात तो क्लियर है। अब वो बोल रहे हैं यू आर टू कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यू स्टार्ट विद नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज ऑलरेडी मेंशन देयर 25,000, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 25,000। हाउ मच इज डेप्रिसिएशन? 10,000। तो ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 35,000, ठीक है। Now this operating net profit before working capital change means operating net profit. Now to this you add change in your assets and liabilities. क्या है? Debtors 18 से 25 बढ़ गया है, कितने से? 7,000 से। Increase in asset is always deducted, so you subtract 7,000. ठीक। फिर bills receivable 7 से 4 decrease करा है, asset is decreasing, so it should be added. You add 3,000. नेक्स्ट क्या है? क्रेडिटर्स 8 से 6 घट गया है, इट इज डिक्रीज, तो यू सबट्रैक्ट 2,000, डिक्रीज इन लायबिलिटीज बाय 2,000. देन इज स्टॉक 20 से 25 इट इज इंक्रीज, सो इट शुड बी डिडक्टेड 5,000. देन इट इज salaries outstanding which is a liability, 2,000 से 3,000 बढ़ गई है, you add to it, increase in liability, you add. And the last one is prepaid insurance, it's an asset, 1 से 1 बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हुआ क्या? 3 + 1 4, 35 + 4 I add 4 and 7 5 12 13 I subtract 14, तो कितना हुआ? subtract 14 25 is cash from operating activity. ठीक, चलिए अभी टाइम है ना आपके पास? ठीक है, चलो आगे। Now let us take up the next one. वहाँ पे एक लाइट और जला दीजिए, मतलब फ्लैश वाली प्रॉब्लम। कौन सी? जला दीजिए, हमको नहीं पता कहाँ है लाइट। देखिए, मतलब वो आप जो लिख रही हैं ना एकदम ब्लर कर जा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को हम तो पहली बार यूज कर रहे हैं, इसलिए मेरे को पता भी नहीं कुछ भी ज्यादा यहाँ पर।
ठीक है, ना हो तो थोड़ा सा अपना पोजीशन चेंज कर लीजिए आप लोग, सीट चेंज बदल लीजिए अपनी, है ना। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, नंबर 4 में, नंबर 3 में आइए। कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। अब यहाँ क्या मांग रहे हैं, ये जो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको कैलकुलेट करने के लिए वो बोल रहे हैं। ठीक, इज इट क्लियर? अब आपको अभी तक तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे दिया जाता था, अब इस केस में दे आर नॉट गिविंग यू नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, दे से यू नीड टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इंफॉर्मेशन क्या दिया है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 10 lakhs। इसका माने क्या है, इफ आई प्रिपेयर PL appropriation to net profit after tax is how much, 1 lakh, नहीं 10 lakh, 10 lakh ये है PL appropriation का रिजल्ट है। तुमको पहुंचना यहां है, बिकॉज दिस इज बाय नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक, अब उसके बाद क्या है इसमें, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी 40 और 50, ओपनिंग 40 है, क्लोजिंग 50 है। इसका मैंने ड्यूरिंग द ईयर इंक्रीज इन डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी इज बाय 10,000 rupees। तो व्हाट डू यू डू, 10,000 deferred tax liability to deferred tax liability 10,000, or if I prepare it in the form of a statement, net profit after tax is 10 lakh, to this I add deferred tax liability to the extent of 10,000, I add to it, and what do I subtract? No, what is the next item? Provision for tax made during the year is 2 lakh. Add provision for tax 1 lakh, 2 lakh. इसका माने net profit before tax is how much? 12,10,000. Yes or no? खत्म हो गया। तो what is net profit before tax? It is 12,10,000. ठीक, come to the next one. Number 4, from the following information calculate net profit before tax. अब आपको फिर यहाँ पर net profit before tax ही निकालना है। We will do things in a form of a statement only, because वो ज्यादा सही रहेगा, अकाउंट सिर्फ नहीं चलेगा। Now surplus. Now the first item is try to understand what is mentioned there. Surplus in statement of profit and loss is opening 4 lakh, closing 6,60,000. Now what does this mean? पहले ये क्या है ये बताइए आप मेरे को। Surplus in statement of profit and loss 4 लाख। अब ईयर यहाँ पर टॉपसी टॉपी हो गया, पहले 19 है फिर 18 है, तो हम 18 से 19 में जाएंगे, उल्टा जाएंगे। 4 लाख था 6,60,000 हो गया है, इसका माने 2,60,000 से प्रॉफिट इंक्रीज करा है ड्यूरिंग द ईयर, एंड दिस इंक्रीज इन प्रॉफिट इज which profit? It is which profit? 2 साल का प्रॉफिट दिया है, समझने की कोशिश करिए आप पहले। 2 साल का प्रॉफिट दिया है, डेफिनेटली वो प्रॉफिट है जो बैलेंस शीट में आ रहा है। समझने की कोशिश करिए इस चीज को, ये वही प्रॉफिट है जो बैलेंस शीट में चल रहा है। एंड बैलेंस शीट में कौन सा प्रॉफिट आता है? नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल अप्रोप्रिएशंस मेड। Do you agree with me? It is net profit after all appropriations made. इसका माने net profit before tax निकालने के लिए you start with net profit after tax, which is 2,60,000, which is 860 minus 6. ठीक? 660 minus 4. अच्छा सॉरी 660, बिकॉज मेरे दिमाग में ऐसे ही रजिस्टर हो रहा है, माइनस 660 minus 4, 2,60,000. दिस इज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसका माने 2 साल की कंपैरेटिव बैलेंस शीट में 4 लाख से 6,60,000 पहुंचे आप, तो आपने ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट कितना कमाया है? 2,60,000 आफ्टर पेमेंट ऑफ टैक्सेस।
or after adjustment of taxes. Now I will not say payment of taxes after all adjustment of taxes, after all appropriations made. Next is workmen's compensation reserve. It is out of profit, so you add to it. All reserves created, add to it. So add workmen's compensation reserve. How much is it? 40,000. कितना था? 120 हो गया 160. इसका माने आपने उस रिजर्व में एड ऑन किया है 40. फिर प्रोविजन फॉर टैक्स 260 से 340, मींस इन दोनों का डिफरेंस है 80,000. पर हमको डिफरेंस से मतलब नहीं है, हमको करंट ईयर के टैक्स से मतलब है. हमको डिफरेंस से यहाँ मतलब नहीं है, समझिए. प्रीवियस ईयर का प्रोविजन हम पे करते हैं, करंट ईयर का हम प्रोवाइड करते हैं. तो हुआ क्या है, हमने इस साल 260 का पेमेंट किया है पर 340 प्रोवाइड किया है. ठीक है, ये क्लियर है ना? क्योंकि टैक्स हमेशा प्रोवाइड हम आज की तारीख में करते हैं नेक्स्ट ईयर के टैक्सेस के लिए. ठीक है ना? तो जो प्रोवाइड करेंगे, जो पिछले साल प्रोवाइड किया था उसके लिए टैक्स पे हमने किया है. तो पिछले साल प्रोवाइड किया था 260, तो इस साल उस 260 को पे करेंगे. और असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर फर्क पड़ता है, चलता है. यस और नो? ये तो समझ रहे हो ना चीज को. तो 340 हम प्रोवाइड कर रहे हैं, 260 हम पे कर रहे हैं. तो हम क्या करेंगे, 340 को ऐड करेंगे. ऐड प्रोविजन फॉर टैक्स 340, और यहां हम लेस कर देंगे टैक्स पेड. ये जो है ना, ये इनकम टैक्स पेड, ये लेस होता है लास्ट में. ठीक है, 260. फिर आता है जनरल रिजर्व 2 से 2 80, मींस तुमने 80 क्रिएट किया है. तो जनरल रिजर्व 80. ओके, नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. 1 से 160 हुआ है, मींस 60 एडेड टू इट. तो आई एड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 60,000. देन प्रपोज डिविडेंड 360 से 6. अब प्रपोज डिविडेंड पर नहीं रूलिंग आ चुकी है. वो बोलते हैं, अब समझने की बात समझिए, प्रपोज डिविडेंड का क्या केस है. बोले हम इस साल जब प्रपोज करते हैं, डिविडेंड अप्रूव कब होता है, एजीएम में, जो कि बुक्स बंद होने के बाद होती है एजीएम. ठीक है, इसका माने जो करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड है 6 लाख, वो एक तरह की कंटिंजेंट लायबिलिटी है जो बिजनेस में दिखाई जाती है. ये नया आ चुका है, इसलिए थोड़ा सा इस पे गौर करिए आप लोग. अभी कंटिंजेंट है, ये अब जब अप्रूव होगी डायरेक्टर्स मीटिंग में, तब ये रियल लायबिलिटी में कन्वर्ट होगी. तो जो करंट ईयर की हम प्रपोज डिविडेंड मानते हैं, उसको हम कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं करते हैं उसका. हम उसको केवल बैलेंस शीट की फुटनोट में दिखा देते हैं, कंटिंजेंट प्रपोज डिविडेंड टू द एक्सटेंट ऑफ सच एंड सच. और जो प्रीवियस ईयर क्या है, कितना 3,60,000, इसी को प्रपोज करके पे करते हैं. इसी अकाउंटिंग में यही प्रपोज होता है एजीएम में, पिछले साल का यही पे होता है. तो हम 360 को क्या करेंगे, हम प्रपोज करेंगे. प्रपोज करेंगे मींस एड प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड. हाउ मच? 3,60,000. पहले हम मानते थे कि करंट ईयर का हम प्रोवाइड करें, प्रीवियस ईयर का पे कर रहे हैं. पहले हम ये मानते थे, पर नहीं, अब नहीं, उसमें चेंज आया है. हम करंट ईयर को कंटीजेंट मानते हैं, प्रीवियस ईयर को प्रोवाइड करके प्रीवियस ईयर को पे करते हैं. तो करंट ईयर का जो प्रपोज डिविडेंड है उसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होता है, केवल प्रीवियस ईयर को प्रोवाइड करके प्रीवियस ईयर को पे करते हैं हम. ठीक है. फिर अदर इंफॉर्मेशन में गुडविल रिटर्न ऑफ 10,000, इससे हमें फिलहाल अभी मतलब नहीं है, क्योंकि मेरे को निकालना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. ये आफ्टर टैक्स का मजमा है. तो जनरल गुडविल रिटर्न ऑफ 10,000 मैं यहाँ दिखाऊंगी, वहां नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि वहां का जो फाइनल फिगर है वो यहाँ पर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के फॉर्म में आएगा. ठीक. तो गुडविल रिटर्न ऑफ will not be here, it will be there. उसके बाद बोल रहे हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज 20,000. नाउ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में कहां दिखाऊं, वही आएगा 20,000.
प्रोविजन तो टैक्स यहाँ आएगा, प्रोविजन डाउटलेस वहीं जाएगा, ठीक है। उसके बाद डेप्रिसिएशन 60,000, इंटरमेंट डिविडेंड पेड फॉर द करेंट ईयर 60,000, डेप्रिसिएशन इज 60,000, डेप्रिसिएशन तो यही लिखाऊंगी 60,000, पर इंटरिम डिविडेंड प्रोवाइडेड एंड पेड में यहाँ ले जाऊंगी बिकॉज इट इज अप्रोप्रिएशन। इंटरिम डिविडेंड हाउ मच इज इट? 60,000। हुआ क्या? इन सब को आप ऐड बैक करेंगे तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। जो भी फिगर आ रही है उससे आप यहाँ पर यू विल स्टार्ट विद दिस, और इसको हम नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाएंगे, नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाते हैं ये पूरी वर्किंग, ठीक। अच्छा, दूसरी चीज ये जो टैक्स पेड है प्रीवियस ईयर का 2,60,000, वो यहाँ पर मैं दिखाऊंगी टैक्स पेड 2,60,000 जो रिफंड आया वो माइनस है। हाँ, रिफंड भी तो आएगा, रिफंड है उसमें, वो हमने मिस आउट कर गए हम। कहाँ है रिफंड ऑफ टैक्स? हाँ, वो माइनस हो जाएगा, वो यहीं पर माइनस हो जाएगा। लेस मैम टैक्स पेड करते समय क्या नहीं माइनस कर सकते? पार्डन मैम जिस समय हम पेड कर रहे होते हैं लास्ट में, वहाँ पे हम माइनस करके नहीं दिखा सकते? नहीं, आपको ट्रांसपेरेंसी दिखा रखनी है ना पूरी, सब चीज क्लियरली बता देना है, तो आप यहाँ दिखाओगे टैक्स रिफंड, ठीक है। तो जो फिगर आ रहा है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ रहा है, उसके बाद आप उसको कंटिन्यू करोगे, ठीक है। इज इट क्लियर? हो गया, चलो कोई बात नहीं है, we still have classes. Now feedback.